Hey everyone, welcome back to Psych 26. आज के सेशन में we are going to talk about Unit 4 Psychological Disorders of NCERT book of class 12th. Okay? इसके पहले हमने कुछ कुछ चीज़ें कर ली हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं. आज हम OCD से स्टार्ट करेंगे, which is Obsessive Compulsive Disorder. And before going further to the video, I would really like you all to subscribe to my channel. It's new and its name is Psych 26. Start करते हैं हम. We have already studied the introduction, concepts, classification, factors, and even anxiety disorders we have completed. Today we will start with obsessive compulsive and related disorders. This explanation is going to be line by line, इसलिए थोड़ा lengthy हो सकता है, but if you really study it just like this, आपके concepts एकदम clear हो जाएंगे and you won't need to study any other material. हम start करते हैं OCD से, obsessive compulsive and related disorders. So here they are saying, have you ever noticed someone washing their hands every time they touch something, or washing even things like coin, or stepping only within the patterns on the floor or road while walking? ये तो हम भी करते हैं ना कभी कभी. अगर ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ से, तो हो सकता है हम सिर्फ यहाँ कदम रखें, यहाँ कदम रखें, यहाँ कदम रखें, हम लाइन में ना चले. तो ये एक बेसिक चीज़ है. पर कुछ जन जो होते हैं वो ऑब्सेस्ड होते हैं इस चीज़ से. यहाँ उनकी बात हो रही है ना. People affected by obsessive compulsive disorder are unable to control their preoccupation with specific ideas, or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities. मतलब इतना ज़्यादा उनमें ये ऑब्सेशन हो जाता है कि उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वो नॉर्मली नहीं हो पाती हैं. हम देखते हैं OCD जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेनली दो वर्ड से बना है. एक है ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड एक है कंपल्सिव बिहेवियर. तो यहाँ पे एक आ जाता है ऑब्सेशन एंड एक हो जाता है टर्म कंपल्शन. हम दोनों को देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है. Obsessive behavior is the inability to stop thinking about a particular idea or topic. The person involved often finds these thoughts to be unpleasant and shameful. I really think that you guys have heard the term obsession. Obsession का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना नॉर्मल टर्म्स में कि वो इंसान उससे obsessed है. मतलब he is not able to stop thinking about it. वो हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहा है, और वो इतना ज़्यादा सोचता है कि उस खुद इंसान के लिए, खुद के लिए ये थॉट्स जो होते हैं वो काफ़ी अनप्लेजेंट से हो जाते हैं और शेमफुल हो जाते हैं. फिर सेकेंड है कंपल्सिव बिहेवियर. कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है कंपल्सरी, कि इनको ये करना कंपल्सरी ही है. क्या करना? इट इज़ द नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन. Many compulsions deal with counting, ordering, checking, touching and washing. अच्छा, हम OCD को कैसे समझते हैं? वेग लैंग्वेज में, कि किसी को भी ऐसा है कि उनको ब्लू कलर का स्टैक अलग होना चाहिए एंड उनको कोई भी चीज़ सीक्वेंस में ही चाहिए, तो उसको OCD है. नहीं, इतना इतने वेग सिम्टम्स नहीं है इसके. काफ़ी सीवियर लेवल का होता है. ये चीज़ हो सकती है बट बहुत सीवियर लेवल की होती है. ठीक है. तो जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो लॉक किया है इंसान ने अपना दरवाज़ा घर से निकलने के पहले. अब वो क्या हो रहा है, जिसको OCD है ना, वो पूरे रास्ते भर यही सोचेगा कि वेदर आई हैव लॉक्ड माई डोर और नॉट. एंड वो इतना ज़्यादा होगा कि उसको ऑब्सेशन हो जाएगा, मतलब वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा उस थॉट से. और अब उसको क्या करना पड़ रहा है, अब उसको कंपल्शन करना पड़ रहा है कि वो बार बार वापस आके देखे कि उसने लॉक किया है कि नहीं. और वो बार बार तो आ नहीं सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट सी सिचुएशन हो जाती है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है. दिस इज़ ओनली OCD. ओके, ये एग्जाम्पल है एक OCD का. ऐसे करके बहुत सारे केसेस अलग अलग चीज़ों के होते हैं. कुछ को लगता है कि उनके कपड़े जो हैं वो गंदे हैं तो बार बार उसको धोते रहते हैं. ये भी एक OCD का सिम्टम हो सकता है ना. पर इसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए हमको DSM या ICD दोनों में से किसी एक को रेफर करना होता है. नाउ अदर डिसऑर्डर्स इन दिस कैटेगरी, OCD के अंदर और जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें एक है होर्डिंग. होर्डिंग डिसऑर्डर. होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, आपने देखा होगा अगर दिवाली की सफाई होती है ना, तो कुछ कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं या पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है जो कुछ सामान फेंक नहीं पाते हैं, वो बस इकट्ठा करते जाते हैं, वो होर्ड करते जाते हैं उस चीज़ों को. तो ये लोगों को क्या होगा, ये अपने सामान इतने इकट्ठे करेंगे कि घर इतना गंदा दिखेगा, इतने जर्म्स इतने बैक्टीरिया होंगे, बट वो फिर भी सामान खराब हो जाए उसके बाद भी वो फेंक नहीं सकते हैं उसको, है ना. वो होर्ड करते रहते हैं, वो इकट्ठा करते रहते हैं. दैट इज होर्डिंग डिसऑर्डर. इसके अंदर एक आता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई
कोटिलोमैनिया, इसका मतलब होता है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, अपने बाल खींचने से खुद को रोक नहीं पाते। फिर एक होता है एक्सकोरिएशन, एक्सकोरिएशन का मतलब अपनी खुद की स्किन पिक करते रहते हैं, खींचते रहते हैं अपनी चमड़ी, ठीक है। ये सारे ओसीडी के टाइप्स के अंदर ही आ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइप में आते हैं जो है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ये क्या होता है? वेरी ऑफन पीपल हु हैव बीन कॉट इन अ नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी आ गई, और हैव बीन विक्टिम्स ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट बाय टेररिस्ट, और बीन इन अ सीरियस एक्सीडेंट और इन अ वॉर रिलेटेड सिचुएशन, इनको होता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका नाम तो हम सबने ही सुना होगा, है ना। कि अब इससे की टर्म से ही समझ में आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट थी, जैसे कि बताया यहाँ पे सुनामी आ गई, या तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट के वो लोग विक्टिम्स रहे हैं, या कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, उसके होने के बाद पोस्ट जो स्ट्रेस होता है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स वेरी वाइडली बट मे इंक्लूड रिकरेंट ड्रीम्स, उनको सपने में वही वही चीज़ दिखती है, अचानक से फ्लैशबैक आते हैं, खड़े खड़े फ्रीज हो जाते हैं ये लोग, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, कहीं पे फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारे इवेंट्स ही चल रहे हैं। एंड इमोशनल नंबिंग, इमोशनल नंबिंग का मतलब उनको समझ में ही नहीं आता हाउ वी शुड रिएक्ट। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसी कैटेगरी में आते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब जब एक इंसान को दूसरी नई सिचुएशन में अडाप्ट करने में बहुत ज़्यादा लेवल की डिफ़िकल्टी आए। और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम इंटेंसिटी का है, बट उसके बाद भी वो डिसऑर्डर कॉज कर दिया है, ये सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट इज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। यहाँ पे क्योंकि ये क्लास 12th का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी सिर्फ डेफिनेशन दी है हमको, और बताया गया कि क्या चीज़ें होती हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, डिटेल में यू विल लर्न फर्दर इन योर हायर एजुकेशन, ओके। यहाँ पे दीज आर कंडीशंस इन विच देयर आर फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज, कोई फिजिकल डिजीज नहीं है पर बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं, ओके। आपके ब्रेन में ट्यूमर नहीं है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्यूमर, बट जो सिम्टम्स हैं वो पूरे ब्रेन ट्यूमर के हैं। जब हमारे क्या बोलते हैं जितने भी एग्जामिनेशंस थे वो सारे हो गए, असेसमेंट हो गया, तब पता चला कि देयर इज नो फिजिकल ट्यूमर इन योर ब्रेन, but all the symptoms refer to what? Brain tumor only. Now, in these disorders, the individual has psychological difficulties and complains of physical symptoms for which there is no biological cause. ऐसा भी हो जाता है। Now, these includes conversion disorder, इसके अंदर आ जाता है conversion disorder, somatic symptom disorder और illness anxiety disorders। ठीक है, ये तीन जो हैं, ये तीनों टाइप के डिसऑर्डर इसके अंदर ही आते हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी। देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमें बता रहे हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है ये। इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू सीरियस मेडिकल कंडीशन। जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसको कंटिन्यूस बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जो हो सकता है कि कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन हो, पर ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, इसलिए एग्जामिनेशन कराना इसमें ज़रूरी हो जाता है। नाउ पीपल विद दिस ऑर्डर टेंड टू बी ओवरली प्री ऑक्यूपाइड with their symptoms and they continually worry about their health and make frequent visits to doctor। बार बार डॉक्टर के पास जाके बोल रहे हैं कि मेरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप चेक करिए, मुझे ऐसा लग रहा है ट्यूमर है, पूरे उसके सिम्टम्स है, पर डॉक्टर जब चेक करता है तो उसको ट्यूमर नहीं निकलता है। ये एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, ऐसे करके और दूसरे भी फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना। नाउ एज अ रिजल्ट दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस इन देयर डेली लाइफ। अब किसी एक इंसान को लग रहा है कि उसको कैंसर है, तो वो नॉर्मल लाइफ रह पाएगा क्या? नहीं ना। उसको जब वो खा रहा होगा, पी रहा होगा, अपनी जॉब कर रहा होगा, हमेशा उसके दिमाग में यही थॉट्स आ रहे होंगे कि व्हाट इफ़ आई डाई वन डे। और लोग जो है वो मुझे सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, मेरे सिम्टम्स को सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं। दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। नाउ कमिंग टू इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स persistent preoccupation about developing a serious illness and constantly worrying about this possibility। उनको क्या डर रहता है कि मुझे कोई बीमारी हो ना जाए, है ना, और इसलिए वो लोग हमेशा इसकी चिंता करे रहते हैं। दिस इज अकम्पनीड बाय एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ। किसी की मदर जो है उसकी डेथ हो गई, मान लेते हैं हम
ब्रेस्ट कैंसर से। अब क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर मदर को है तो उनकी डॉटर को भी होने की टेंडेंसी थोड़ी सी हाई हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो इस लड़की को हमेशा इतनी चिंता हो रही है कि मुझे भी ये बीमारी ना हो जाए। इतना ज़्यादा वो शी इज़ इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी दैट शी इज़ नॉट एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। नाउ इंडिविजुअल्स विथ illness anxiety disorder are overly concerned about undiagnosed disease. Negative diagnostic results do not respond to assurance by doctors. इनको अगर डॉक्टर बोले भी ना कि आप चिंता मत करो, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ जीन या यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बॉडी जिससे आपको ये डिसऑर्डर डेवलप हो, बट दे विल नॉट लिसन, ओके, एंड दे आर easily alarmed about illness such as on hearing about someone else's ill health or some such news. कि मतलब ये इतने ज़्यादा होते हैं कि इवन इफ वाइल हियरिंग समथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन समवन, ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, ये नॉर्मल बैठ ही नहीं पाते, हमेशा ये पैनिक वाले स्टेट में होते हैं और हमेशा ये हाइपर एक्टिव होते हैं कि मुझे भी ये चीज़ हो ना जाए। Now, in general, both somatic symptom disorder and illness anxiety disorder are concerned with medical illnesses. But the difference lies in the way this concern is expressed. In the case of somatic symptom disorder, this expression is in terms of physical complaint, जबकि in case of illness anxiety disorder, as the name suggests, it is anxiety which is the main concern. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बता दिया कि क्या है दोनों में। सोमैटिक में उनको लगता है मतलब फिजिकल कंप्लेंट्स जो होती हैं उसके थ्रू ये लोग बताते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि डिसऑर्डर है, जबकि इलनेस एंजाइटी में इनको एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे इलनेस एंजाइटी में एंजाइटी इज द मेन कॉज और सोमैटिक में फिजिकल कंप्लेन, फिजिकल कंप्लेन। अब हमारा एक बज गया था कन्वर्जन डिसऑर्डर, उसको भी देख लेते हैं। द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर्स आर द रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस। पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस हो जाती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग आर जनरली अमंग द सिम्टम्स रिपोर्टेड। These symptoms often occur after a stressful experience and may be quite sudden. अब ये पैरालाइज्ड हो गए, ये ब्लाइंड हो गए, ये डेफ हो गए, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें उनकी बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब हमको फिजिकल सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे दिखना बंद हो गया, बट जब उसकी आई चेक हुई, उसका रेटिना भी सही है, उसका लेंस भी सही है, तो ऐसा कुछ ब्लाइंडनेस जिस चीज़ ने कॉज करी है वो हमको रूट समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। ओके, now let's study the next disorder, which is dissociative disorders. Now क्या होता है, dissociation can be viewed as severance of the connections between ideas and emotions. इसमें क्या हो जाता है, हमारे ideas, हमारे thoughts, हमारी feelings and even our emotions, इन सब के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हम जो सोच रहे हैं वो हम फील नहीं कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज डिसोसिएशन। Now it also involves feelings of unreality, समझ नहीं आ रहा है what is real and what is unreal, okay, and then there is feeling of estrangement. estrangement का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि you are distanced from your own self। फिर depersonalization, depersonalization का मतलब होता है कि you are not feeling that whether you are in your body or not, कि अपने ही शरीर में फील ना होना। and sometimes a loss or shift of identity, you recognize yourself as something else. Now this sudden temporary alterations of consciousness that blot out painful experiences are defining characteristic of dissociative disorders. ये जो चीज़ है ना, अनरियलिटी, इस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन, शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, या आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसका ऑल्टरेशन कुछ टाइम के लिए, ये सारी की चीज़ें ही किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के। कंडीशंस इंक्लूडेड इन दिस आर, इसमें डिसोसिएटिव एमनीसिया हो जाता है, एमनीसिया का मतलब याददाश्त चली जाती है ना। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसको पहले हम क्या कहते थे, पुराना नाम है इसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो बहुत सारे लोग अभी भी इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बट बिकॉज यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी यू शुड नो दैट नाउ इट इज़ कॉल्ड एज DID, डांस इंडिया डांस नहीं है ये, दिस इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, okay, and also depersonalization and derealization disorders, okay. Now salient features of somatic symptoms, ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे।
डिसोसिएटिव एमनीसिया की बात करते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज नो नोन ऑर्गेनिक कॉज. कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया जैसे याददाश्त चली गई है, पर एक पर्टिकुलर टाइम की मेमोरी हमारी गायब हो गई है. ठीक है, सिलेक्टिव मेमोरी हैज़ बीन लॉस्ट. और यहाँ पे हमें कुछ बायोलॉजिकल रीज़न नहीं दिख रहा है. यूजुअली याददाश्त कब जाती है? आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब एक्सीडेंट हो जाता है ना? तो यहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ है, ना ब्रेन डैमेज हुआ है, ना हेड इंजरी हुई है, बट उसके बाद भी मेमोरी लॉस हो गया है. दिस इज डिसोसिएटिव एमनीसिया. नाउ सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर, हाँ, some people cannot remember anything about their past. Others can no longer recall specific events, people, places or objects, while the memory for other event remain intact. इसमें क्या हो रहा है? हो सकता है कि सब पास्ट के बारे में सब कुछ भूल गए हो, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में भूल जाते हैं. अगर आपसे किसी ने पूछा आपको याद है कि आपका पिछला बर्थडे कैसा गया था, तो आपको सारे मेमोरीज उसके गायब हो गए पिछले बर्थडे के, पर उसके पिछले के पिछले बार के या आने वाले के क्या चीज़ होने वाली है या इस बार का, आपको वो सारी डिटेल्स याद है. अ पार्ट ऑफ डिसोसिएटिव एमनीसिया इज डिसोसिएटिव फ्यूग. डिसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है हम देख लेंगे अभी. Essential feature of this could be an unexpected travel away from home and workplace, the assumption of a new identity, and the inability to recall the previous identity. सोचिए ये इतना ज़्यादा सीवियर हो सकता है. लिख रहे हैं अ पार्ट ऑफ डिसोसिएटिव एमनीसिया डिसोसिएटिव फ्यूग. अब डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या हो जाता है, एसेंशियल फीचर ऑफ दिस कुड बी एन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस, द assumption of a new identity and the inability to recall the previous identity. आप अचानक से किसी बस में बैठ के किसी दूसरे जगह चले जाते हैं और कोई आपका नाम पूछता है तो अपना नाम कुछ और बता देते हैं, और अपनी पुरानी वाली जो आइडेंटिटी है वो पूरी की पूरी भूल जाते हैं. अगर कोई ऐसा करेगा तो यूजुअली नॉर्मल लोग क्या करेंगे कि फेक कर रहा है, इसने कुछ कर दिया होगा एंड ही डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट ही हैज डन सम काइंड ऑफ क्राइम, इसलिए दैट पर्सन इज फेकिंग हिज और हर पर्सनालिटी. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे जेन्युइनली ये लोग जो होते हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं. तो डिसोसिएटिव एमनीसिया का ही एक फीचर है. The fugue usually ends up when the person suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue. ये एकदम ऐसा फिल्मी सा लगता है ना कि हाँ यार ऐसा तो मूवी में ही हुआ होगा कि एक इंसान है, वो निकला अपने ऑफिस जाने के लिए, पर वो इसमें एक बस में बैठ गया, वो बस में बैठ के दूसरे शहर ही चला गया, दूसरे सिटी चला गया. वहाँ किसी ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ और ही बता दिया. उसका जॉब पहले टीचर था, अब उसने क्या बोला कि मैं वेटर हूँ. ठीक है, और पहले उसका कुछ और नाम था, अब उसने अपना कुछ और नाम बता दिया, और वो अचानक से फिर सोया, फिर जब जागा तो उसको पता चला कि अरे वो दूसरी सिटी में आ गया, पर उसको नहीं पता वो कैसे आया है. ही डोंट नो कि वेदर ही हैज़ ट्रैवल्ड इन अ बस, कि उसने वेटर की जॉब कर ली, कि क्या कर लिया, कि उसका नाम कुछ और था, उसको कुछ याद नहीं है. ये क्या है? ये डिसोसिएटिव एमनीसिया है. बहुत सीवियर ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. नाउ दिस डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस. जब इंसान को इतना स्ट्रेस हो जाए, इतने ज़्यादा लेवल का, इतने ज़्यादा इंटेंसिटी का, कि वो अपनी ही आइडेंटिटी भूल जाए, तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. फिर है दूसरा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID, often referred to as multiple personality, is the most dramatic of the dissociative disorder. सबसे ज़्यादा dramatic कह रहे हैं इसको. क्यों? क्योंकि it is often associated with traumatic experiences in childhood, इसलिए नहीं dramatic कह रहे हैं. In this disorder, the person assumes alternate personalities that may or may not be aware of each other. इसलिए dramatic कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि DID में क्या हो जाता है, एक बच्चा है जिसके साथ कुछ बहुत बड़ी ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया और उसको बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली, तो अब क्या कर लेगा, वो कोप करने के लिए अलग अलग पर्सनालिटीज़ डेवलप कर लेगा. ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये अनकॉन्शियसली हो रही है, बट डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो उसने कर लिया. तो एक हो सकता है कि 6 साल के बच्चे की पर्सनालिटी हो तो अचानक से 6 साल का बन जा रहा हो. एक हो सकता है प्रोफेसर की पर्सनालिटी हो, क्योंकि वो अपने प्रोफेसर से बहुत ओवरवेल्म्ड होता है. ऐसे करके वो अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ बना लेता है उनसे कोप करने के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कोप करने के लिए. दिस इज़ ओनली DID. और हो सकता है कि उसको पता हो कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी कौन सी है, क्या कर रही है, या ये भी हो सकता है कि उसको ना पता हो. इफ़ यू वांट, आई रियली वांट यू टू गो एंड वॉच अ यूट्यूब वीडियो जिसमें DID का रियल में केस स्टडी किया गया है. आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट आप डालना यूट्यूब में तो आई गेस आपको मिल जाएगा.
फिर आता है डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर involves a dream-like state in which the person has a sense of being separated from self and reality. In depersonalization, there is a chance of self-perception and person's sense of reality is temporarily lost or changed। उसको अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। ठीक है, यही क्या किसके डिसऑर्डर सिम्टम्स है, ये डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन के हैं। कि कभी कभी इंसान इसको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई बॉडी। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ये किस में होता है, डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन में। अब हम यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लास्ट में हम जब रिवीजन करेंगे ना, तो हम ये देख लेंगे कि हमको पता हो एक्चुअली कि हमने क्या पढ़ा है। फिर हम आते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, इसके बारे में भी बात करना इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत लोगों में दिख जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की टेंडेंसी, है ना, न्यूरोटिक टेंडेंसी जिसमें होती है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर इज डिप्रेशन। Now, depression covers a variety of negative moods and behavioral changes. Depression can refer to symptom or a disorder. इसको हम symptom भी कह सकते हैं, इसको disorder भी कह सकते हैं। In day-to-day life, we often use the term depression to refer to normal feelings after a significant loss, such as breakup of a relationship or the failure to attain a significant goal. हम day-to-day life में कह देते हैं ना कि I am feeling so depressed. Actually में आप depressed होते हो क्या? ब्रेकअप हो गया आपका, जिससे आपने 4 दिन में कोप कर लिया, और आपने 3 दिन बोला कि आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो डिप्रेस्ड। एक्चुअली में वो डिप्रेशन है नहीं है। अगर इतने जल्दी कोप कर लिया तो वो डिप्रेशन ही है बेटा। ठीक है, डिप्रेशन जिनको सीवियर होता है, जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, उनको कोप करने में, उनको उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ कुछ सालों लग जाते हैं। किन्हीं लोगों को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है डिप्रेशन से कोप करने में। तो इतना ईजिली कहने वाला शब्द नहीं है ये। पर एनीवेज लोग कहते हैं, हम कौन हो सकते हैं उनको मना करने वाले, है ना। देख लेते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड और अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज। उनको जो भी चीज़ अच्छी लग रही थी, अब उनको वो करना अच्छा नहीं लग रहा है। उनको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट था, अब वो करना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। वो हमेशा एक डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं, नेगेटिव मूड में रहते हैं। और इसके साथ साथ कैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, बॉडी वेट में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम हो सकता है, उनको इंसोम्निया हो जाए, या हो सकता है उनको इतनी नींद आए कि उठने का मन ना करे, हमेशा थकान रहेगी, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, वो सोच विचार नहीं कर पाएंगे, एजिटेट हो जाएंगे जल्दी, और जितना भी बिहेवियर उनका थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। और दूसरे सिम्टम्स जैसे कि थॉट्स आने लगेंगे किसके, कि मर जाना ही बेहतर है, सुसाइड कर लूँ क्या, ये सारी चीज़ें। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट और फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस। उनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इवन वर्दी ऑफ एनीथिंग इन माई लाइफ, और हमेशा वो कैसे मतलब एक्सेसिव गिल्ट में रहते हैं। अब फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन की ओर संकेत करते हैं। तो एक जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप का मतलब कि हो सकता है पेरेंट्स में से किसी को बहुत मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स हो, तो बच्चे को भी होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से हाई होते हैं, हाई रिस्क हो जाती है। एज इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, विमेन जो होती हैं, दे आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ड्यूरिंग यंग अडल्टहुड। जो यंग अडल्टहुड की एज क्या होती है, वही 20 से लेके कितनी होती है एरिक्सन के अकॉर्डिंग, 20 साल से शुरू होती है ना, 18-20 साल से। फिर women are particularly at risk during young adulthood, while for men the risk is highest in early middle age। ये सब जो है ये हमको रिसर्च से पता चला है। अब जो रिसर्च है वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही होती है ना, सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड तो हो नहीं सकती है रिसर्च। तो ये कुछ पर्टिकुलर रिसर्चेस के अकॉर्डिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि इनमें चेंजेस आ जाए। सिमिलरली जेंडर ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस डिफरेंशियल रिस्क एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, ये तो है, ये बात है कि विमेन इन कंपैरिजन टू मेन आर मोरली लाइकली टू रिपोर्ट अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जैसे पैराफिलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस मेन में ज़्यादा होते हैं, वैसे ही डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के चांसेस विमेन में ज़्यादा होते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट इन लाइफ। ये तो होता ही है ना, ये कुछ नेगेटिव सा हो गया जीवन में,
और आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको डिप्रेशन होने के आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर आते हैं अब हम नेक्स्ट में, विच इज़ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब ये जो होता है ना बाइपोलर, ये 2 तरीके का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये 2 होता है, एक होता है बाइपोलर 1 एंड एक होता है बाइपोलर 2। देख लेते हैं हम दोनों को। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर्स में क्या होता है, डिसऑर्डर मेनिया हो जाता है। मेनिया का मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव वाली स्टेज। जैसे डिप्रेशन में कैसा होता है, एकदम नेगेटिव हो जाता है ना इंसान, बहुत स्लो हो जाता है, तो मैनिया में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो शांत बैठ ही नहीं पाता है इंसान। विच आर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट एंड समटाइम्स इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। तो जिसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है वो उसमें डिप्रेशन भी होगा, उसमें मैनिया भी होगा, दोनों के एपिसोड्स होंगे। Manic episodes rarely appear by themselves, they usually alternate with depression. Now, bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorder. पहले bipolar disorder को क्या कहते थे हम, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें मैनिया भी होता था, इसमें डिप्रेशन भी होता था, दोनों के एपिसोड्स होते थे। Now, some examples of types of bipolar and related disorder include bipolar 1, bipolar 2 and also साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में। एवरी सुसाइड इज अ मिसफॉर्च्यून, सही बात है। सुसाइड टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। सुसाइड इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दिस इज राइट। सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इन्होंने इतना ही बता के रोक दिया है क्या, इसके बारे में और कुछ नहीं बता रहे हैं? ठीक है, फिर इसको ही देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सुसाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। बायोलॉजिकल एज इन हो सकता है किसी को ऑर्गेनिक डिजीज हो गई हो कुछ, है ना। जेनेटिक जैसे कि न्यूरोटिक टेंडेंसी जो होती है इंसान की, थोड़ी सी जेनेटिक होती है। साइकोलॉजिकली कुछ ट्रॉमा हो गया हो उसके साथ, लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो गया हो। सोशियोलॉजिकल हो सकता है उसको इतना डिस्क्रिमिनेट कर दिया हो सोसाइटी ने। देन कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर, सब वही चीज़ जो है, ये सारे के सारे जो हैं साथ में मिलके किसी का सुसाइड जो है वो कॉज कर सकते हैं। सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि किसी को डिप्रेशन है और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, कि कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो वो भी सुसाइड कर सकता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी, कोई आप नशे कर रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, आपको होश ही नहीं है, हाई चांसेस आप बालकनी से कूद जाओगे, तभी भी उसको मारा तो सुसाइड ही जाएगा। भले एक्सीडेंट था पर वो सुसाइड ही होगा ना, कि आपने खुद की लाइफ ले ली। गोइंग थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सपीरियंसिंग वायलेंस, अब्यूज और लॉस एंड आइसोलेशन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। नाउ प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट भी होती है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। नाउ ऑफन सुसाइडल बिहेवियर इंडिकेट्स डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कब करेगा कोई सुसाइडल बिहेवियर, जब उससे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पा रहा है, और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो या तो फिर नेगेटिव है या है ही नहीं, या सोसाइटी को अगर वो थोड़ा बहुत इमोशनली एक्सप्रेस कर रहा है अपने थॉट्स, तो वो जो है वो काफ़ी नेगेटिवली उसको एसेस कर रहे हैं। Now, suicidal thoughts lead to suicidal action only when acting on these thoughts seems to be the only way out of person's difficulty. बहुत बार क्या होता है ना, सूडो सुसाइडल होता है इंसान। सूडो का मतलब उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स तो हैं पर वो एक्चुअल में सुसाइड कमिट नहीं करेगा। अब ये जब थॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाते हैं अंडर एक्यूट इमोशनल एंड अदर डिस्ट्रेस, द ramifications of suicide on social circle and communities tend to be devastating and long lasting. ये सिर्फ रीड ही करने वाला है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाली लाइन नहीं है, हम रीड कर लेते हैं जल्दी से। द स्टिग्मा सराउंडिंग सुसाइड कंटिन्यूज डिस्पाइट recent advances in research in this field. Due to this, many people who are contemplating or even attempting suicide do not seek help, thus preventing timely help from reaching them. हमारे यहाँ बहुत सारी हेल्पलाइन है जो सुसाइड को रोकने के लिए है, जो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए है, पर लोग अभी भी उन तक नहीं पहुँचते हैं क्योंकि स्टिग्मा तो अभी भी बरकरार है ना मेंटल हेल्थ को लेके, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके। देयरफॉर improving identification, referral and management of behavior are crucial for preventing suicide.
Therefore, we need to identify vulnerability, comprehend the circumstances leading to such behavior, and accordingly plan interventions. सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल, हम सुसाइड्स को बचा सकते हैं, मतलब जो इंसान सुसाइड कर रहा है उसको हम बचा सकते हैं, प्रिवेंटेबल ऐसा नहीं है कि हम बचा नहीं सकते. देयर इज अ नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच विद द गवर्नमेंट के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, और हमारी सोसाइटी अगर सिविल हो तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं. सम मेजर सजेस्टेड बाय WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इनने क्या दिया है, अच्छा बताओ. इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डू लेट मी नो द कमेंट. WHO ने ICD दिया है या DSM दिया है? दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, देखते हैं आपने पुराने में, आपको ध्यान है पुराना आपने क्या पढ़ा है कि नहीं. तो इसके अकॉर्डिंग कुछ मेजर्स जो WHO ने सजेस्ट किए हैं वो क्या है? लिमिटिंग एसेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड. कोटा में हुआ है ना ये जो फैंस थे, फैन के ऊपर उन्होंने जाली लगा दी कि इंसान इंसान पंखे में टंग कर सुसाइड ना करे. तो जिस वे से वो सुसाइड कर सकता है उसको हम क्या करते हैं? लिमिट करते हैं उसका एक्सेस. रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया ना रिस्पॉन्सिबल है. हमारे यहाँ की मीडिया रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. और वो क्या करती है? वो इरिस्पॉन्सिबली जिसने सुसाइड की है उसका दिखाती है. जैसे सुशांत सिंह राजपूत का आई स्टिल रिमेंबर जब हुआ था, उन्होंने इतना नेगेटिव तरीके से दिखाया था कि इंसान, देखने वाला इंसान ही डिप्रेस्ड हो जाए. तो दिस इज नॉट हाउ यू शुड शो और रिपोर्ट एनी केसेस ऑफ सुसाइड. ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज, ऐसा नहीं है कि आप सबको अल्कोहल सर्व कर दो, कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज होनी चाहिए. अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क. आपको लग रहा है किसी को डिप्रेशन है, किसी को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना, आपको जो लग रहा है रिस्क में है उनका ट्रीटमेंट करना, उनकी ध्यान रखना, देखभाल करना उनकी. ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड. जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करना कि अगर ऐसा कुछ केस आए तो वो क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ उनको नहीं करना है. केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सपोर्ट. अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वो फेल हो गया है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, उसकी हेल्प करना है और उसको कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है. अब आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस. स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आप लोगों को स्ट्रेस तो होता ही है. यू ऑल आर स्ट्रेस्ड, राइट? अब ये जो स्ट्रेस है, कैसे हम इसको यू स्ट्रेस बनाएं, डीप में कन्वर्ट ना होने दें, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे वही बता रहे हैं, एनी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज अफेक्टिंग द अडोलेसेंस परफॉर्मेंस. अगर ऐसा है कि आपके हमेशा 90% आ रहे थे या 80 टू 90 की रेंज में परसेंट आ रहे थे, तो अचानक से आपके 34% आ गए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे आने लगे, तो एकदम से चेंज हुआ ना, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. अटेंडेंस और बिहेवियर शुड बी टेकन सीरियसली. ठीक है. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज, डिक्लाइनिंग ग्रेड्स, डिक्रीजिंग एफर्ट, मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और ड्रग मिसयूज, ये सब हमें देखना है कि स्टूडेंट्स ना करें. आप पीयर प्रेशर में आके बहुत बार स्मोकिंग चालू कर देते हो, ड्रिंकिंग चालू कर देते हो, पर आप समझते नहीं हो ये एडिक्शन होता है एक तरीके से. आप इससे फिर बच नहीं सकते हो, है ना. इसलिए ये प्रेशर, पीयर प्रेशर में आके ये चीज़ें बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी है. दिस इज़ रियली हार्मफुल फॉर यू. इवन दिस, इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं इसका ऑल्टरनेटिव, कि ये इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि आप अगर कंटिन्यूसली करोगे तो 5 साल बाद खुद को नहीं पहचानोगे. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है. नाउ स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम. हम कैसे स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं? Having a positive self-esteem is important in face of distress and helps in coping adequately. In order to foster positive self-esteem in children, the following approaches can be useful. कैसे आप सेल्फ एस्टीम बढ़ाओगे बच्चों का? Accentuating positive life experiences to develop positive identity. This increases confidence in self. Providing opportunities for development of physical, social, and vocational skills. Establishing a truthful communication. गोल्स फॉर स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट. अचीवेबल होना चाहिए. अब ऐसा वही वाला एग्जाम्पल है कि आप एक मछली से पेड़ चढ़ने बोलोगे तो वो नहीं चढ़ पाएगी ना. तो स्टूडेंट, आपको जिस चीज़ में दिख रहा है कि उसका ज़्यादा रुझान है, जिस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, हम वहीं पे उसको लेके जाएं. रेलिवेंट हो, टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ रेलिवेंट टाइम फ्रेम. ठीक है, तो ये हमने जान लिया किसके बारे में? सुसाइड के बारे में.
अब हम देख लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया का नाम आपने सुना ही होगा, है ना? राहुल नाम तो सुना ही होगा, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया भी है हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। Schizophrenia is the descriptive term for a group of psychotic disorders in which the personal, social, and occupational functioning deteriorate as a result of disturbed thought processes, strange perception, unusual emotional states, and motor abnormalities. क्या हो जाता है इसमें? पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है आपकी वो डिटोरिएट कर जाती है, डिक्रीज होने लगती है, खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाता है और आपका परसेप्शन जो आपका लोगों को इंटरप्रेट करने की टेंडेंसी है वो भी स्ट्रेंज सी हो जाती है और इमोशनल स्टेज भी आपके बहुत अजीब होने लगते हैं। इसके साथ साथ मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ भी रेलिवेंट होती हैं इसमें। इट इज़ अ डिलिबिटेटिंग डिसऑर्डर. The social and psychological costs of schizophrenia are tremendous both to patients as well as to other families and societies. बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है सीवियर लेवल का या साइकोटिक डिसऑर्डर हो गए हैं वो सुसाइड कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि और क्या करें, इतना ज़्यादा उनको हैलुसिनेशंस डिल्यूजन्स होने लगते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे देख के। The symptoms of schizophrenia can be grouped into 3 categories, ठीक है? क्या-क्या है? पॉजिटिव सिम्पटम्स, वही कह रहे हैं। पॉजिटिव सिम्पटम्स में एक्सेस ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं एक, नेगेटिव सिम्पटम्स में क्या हो जाते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर और साइकोमोटर सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? तो स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर में 3 तरीके के सिम्पटम्स होते हैं। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है साइकोमोटर सिम्पटम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? दे आर पैथोलॉजिकली एक्सेस और बिजार एडिशंस टू पर्सन्स बिहेवियर। पॉजिटिव का मतलब कुछ चीज़ ऐड हो जा रही है बिहेवियर में, जैसे कि डिल्यूशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, heightened perception and hallucination, and inappropriate effect are the ones often found in schizophrenia. Many people with schizophrenia develop delusion. Delusion क्या होता है? एक false belief होता है that is firmly held on inadequate ground. It is not affected by rational argument and has no basis in reality. Delusion का मतलब होता है, अगर इसको हम ऐसे देखें तो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ कहते हैं इसको, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। इसमें अगर एक इंसान एक एनिमल है, मान लो डॉग है, और वो कह रहा है कि वो टाइगर है, सबको ये क्या दिख रहा है? डॉग दिख रहा है, बट देयर इज अ पर्सन हु हैज़ दिस साइकोटिक डिसऑर्डर, वो कह रहा है कि दिस इज टाइगर। आप उसको जितना भी प्रूफ दे लो, जितना भी बता दो कि भाई ये डॉग है, अच्छे से देखो, दिस पर्सन वोंट फॉल्टर फ्रॉम हिज बिलीफ, ठीक है? ये होता है डिल्यूशन। अब डिल्यूशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो कि इनमें देखने मिलते हैं। एक बता रहे हैं हमको यहाँ पे डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है? People with this delusion believe that they are being plotted against, spied on, slandered, and threatened, attacked और deliberately victimized. इनको क्या लगता है कि जिनको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, इनको लगता है कि मेरे अगेंस्ट लोग प्लॉट कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उनको हमेशा लगता रहता है, जबकि एक्चुअली में होता नहीं है। तो ये क्या है? डिल्यूजन, कि एक्चुअली में ऐसा है नहीं, पर उनको लग रहा है, और कोई कितना भी समझा दे, दे दे आर नॉट वेवरिंग फ्रॉम दिस बिलीफ। फिर एक और देख लेते हैं, एक और है डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस, ये क्या हो रहा है? पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया में ऑल्सो एक्सपीरियंस डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस इन विच दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब किसी इवेंट का कुछ एक पर्टिकुलर मतलब है, पर वो अपने पर्सनल मीनिंग दे रहे हैं। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल हु इज गोइंग टू बाय अ पेन फ्रॉम अ शॉप, और क्योंकि वो इंसान खड़ा है वहाँ पे तो उसको लग रहा है अरे यार, क्योंकि इफ बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हियर तो दैट गर्ल इज कमिंग हियर टू हिट ऑन मी इनडायरेक्टली, ये उसको लग रहा है। तो ये क्या है? डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस है। ये स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, पर्सनल मीनिंग दे रहे हैं दूसरों के एक्शंस को। देन नेक्स्ट इज डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर। ये क्या हो रहा है? इन डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर पीपल बिलीव देमसेल्फ टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन, and in delusion of control,
अच्छा ठीक है, पहले हम ये बता देते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर का मतलब है एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, वो एक पॉलिटिशियन है, पर उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। अब उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर हो रहा है तो वो सोचेगा कि आई एम अ किंग एंड जितने लोग हैं यहाँ पे वो सब मेरी प्रजा है। तो उनको ऐसा फील होने लगता है कि वो स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन है। फिर है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, दे बिलीव दैट their फीलिंग्स थॉट्स एंड एक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर। वो इंसान जो है वो चाह रहा है पानी पूरी खाने के लिए, उसको लग रहा है कि नहीं आई डोंट वांट टू ईट इट, बट कोई और जो है वो मेरे एक्शंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है। दिस इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। देन देर इज पीपल विथ, ये यहाँ पर हमारा डिल्यूजन हो गया है ना। डिल्यूजन क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ होती है। इसमें डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, फिर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, और भी अलग अलग टाइप के डिल्यूजन्स हैं, आप चाहें तो अलग से उसको पढ़ सकते हैं। फिर है पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली, रैशनली वो नहीं सोच पाते हैं, और एक पर्टिकुलर वे में बात करते हैं, एक पेक्यूलर वे में बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं, दीज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स कैन मेक कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आप उनसे पूछ रहे हो बेटा आपका नाम क्या है, और वो आपको बता दे कि मैं तो रोज़ सुबह उठता हूँ, तो क्या है, ये सही कम्युनिकेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे इस टाइप के कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। These include rapidly shifting from one topic to another so that the normal structure of thinking is muddled and become illogical. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं loosening of associations and derailment। क्या हो जाता है, ये एक टॉपिक से दूसरे में, सेकेंड लेट मी स्विच, ये एक ये एक थॉट से दूसरे टॉपिक पे या एक थॉट से दूसरे थॉट में तुरंत तुरंत में स्विच कर लेते हैं, और उनकी बात काफ़ी इलॉजिकल आने लगती है समझ में। फिर ये नए नए वर्ड्स इन्वेंट कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूलॉजिज्म। ये इंपॉर्टेंट है हाँ, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ न्यूलॉजिज्म। तो क्या होता है कि जब ये अपने हिसाब से नए वर्ड बना लेते हैं जिनका एक्चुअल में कुछ मीनिंग नहीं होता है, एंड persistent and inappropriate repetition of the same thoughts, इसको क्या कहते हैं, perseveration, सेम सेम चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हैं। फिर आते हैं hallucination में। पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया मे हैव hallucinations। hallucinations क्या होते हैं, perceptions that occur in the absence of external stimulus। सामने कुछ नहीं है पर उनको कुछ दिख रहा है, बच्चा नहीं रो रहा है पर उनको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसको हम कहते हैं hallucination। सबसे पहले आते हैं ऑडिटरी hallucination में। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना, टू लिसन, है ना। तो यहाँ पे ऑडिटरी hallucination में क्या हो रहा है, सबसे कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में। These are the most common. Patients hear sounds or voices that speak words, phrases and sentences directly to the patient. इसको क्या कहते हैं, second person hallucination। They talk to one another referring to the patient as third person hallucination। hallucination का मतलब यहाँ पे उनको चीज़ें सुनाई दे रही हैं जहाँ पे एक्चुअली में वो हो नहीं रही हैं। It can also involve the other senses, दूसरे senses भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि tactile hallucination। tactile hallucination क्या होता है, ऐसा फील होता है कि मेरी स्किन जो है वो टिंगल कर रही है या बर्न हो रही है। फिर एक सोमैटिक हेलुसिनेशन होता है। सोमैटिक हेलुसिनेशन, दैट समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी सच ए स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड वन स्टमक। ये क्या होता है, सोमैटिक हेलुसिनेशन, कि बॉडी के अंदर मेरी कुछ हो रहा है। देन विजुअल हेलुसिनेशन, आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना, जैसे वेक परसेप्शन ऑफ कलर और डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स। फिर गस्टेटरी हेलुसिनेशन होता है कि आपने कोका कोला पिया पर आपको वो कैसा टेस्ट कर रहा है, वो आपको दूध जैसा टेस्ट कर रहा है, तो अजीब टाइप का कुछ अलग सा टेस्ट आने लगना, दैट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन। फिर होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जिसमें आपको स्मेल आती है अजीब टाइप की, अलग टाइप की, हो सकता है स्मोक की स्मेल आए या पॉइजन की स्मेल आए। तो ये सारे हेलुसिनेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। फिर हम आते हैं पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो शो इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। क्या होता है, इमोशंस दैट आर अनसूटेड टू दी सिचुएशन। ये किसी की डेथ में गए और वहाँ जाके हंसने लगे, दे स्टार्ट टू लाफ, दैट इज इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। कि इमोशंस ऐसे कि उस सिचुएशन में सूट ना कर रहे हो। फिर अब ये हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हो गए, अब हम आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स पे। तो नेगेटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकली डेफिशिएंट्स, जिसकी कमी है, इंक्लूड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, blunted and flat effect, loss of volition and social withdrawal। देख लेते हैं कि क्या 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 हो रहा है। नाउ पीपल विथ schizophrenia show
एलोजिया, एलोजिया या इसको क्या कहते हैं, पोवर्टी ऑफ स्पीच। एलोजिया को क्या कहते हैं, पोवर्टी ऑफ स्पीच। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है इन स्पीच एंड स्पीच कंटेंट, वो कम बोल रहे हैं, बात ही बहुत कम कर रहे हैं। मैनी पीपल विथ schizophrenia show less anger, sadness, joy and other feeling than most people। इसको हम कहते हैं ब्लंटेड इफेक्ट। इसको क्या कह रहे हैं, ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो भी इमोशंस हैं वो कम हो रहा है, कम इंटेंसिटी में हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए जहाँ पे वहाँ पे कम आ रहा है, सैडनेस हो रही है, जॉय हो रही है, सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम इंटेंसिटी में हो रही है। इसको हम कह रहे हैं ब्लंटेड इफेक्ट। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ इमोशन ही नहीं दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। आपने उनको कुछ अच्छी बात बताई, जोक बताया, वो हंसेंगे नहीं। आपने कुछ सैड चीज़ बता दी, बुरी खबर दे दी, वो रोएंगे नहीं। दैट इज फ्लैट इफेक्ट। ऑल्सो पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया एक्सपीरियंस एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को क्या कहते हैं, एपैथी, and an inability to start or complete a course of action। Now, people with disorder may withdraw socially and become totally focused on their own ideas and fantasies। ये हमारे नेगेटिव सिम्टम्स हो गए। अब आते हैं साइकोमोटर वाले सिम्टम्स पे। कह रहे हैं people with schizophrenia also show psychomotor symptoms। They move less spontaneously or make odd grimaces and gestures। These symptoms may take extreme form, जैसे कैटाटोनिया हो जाता है। अगर पीपल इन कैटाटोनिक ट्यूमर रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस, वो एक तरीके से हाथ पैर करके बैठ गए, वो वैसे ही बैठे रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, इसी को कैटाटोनिया कहते हैं। सम शो कैटाटोनिक रिजिडिटी, एक रिजिड अपराइट पोस्चर बना लिया बहुत लंबे टाइम तक। अदर एग्जिबिट कैटाटोनिक पोस्चरिंग अज्यूमिंग ऑकवर्ड बिजार पोजिशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये साइकोमोटर सिम्टम्स में आ जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के, यहाँ देख लेते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर 3 तरीके के सिम्टम्स होते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम, एक नेगेटिव सिम्टम और एक साइकोमोटर। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम में क्या देखा हमने, फ्लैट इफेक्ट, ब्लंटेड इफेक्ट, एवोल्यूशन। पॉजिटिव में हैलुसिनेशन, डिल्यूशन। साइकोमोटर में कैटाटोनिया। ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर में, विच इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो सकता है ना हो, नहीं पता है तो देख लेते हैं, पता है तो हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अ कॉमन फीचर ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज मैनिफेस्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत छोटा बच्चा होता है, इनफेंसी वाली कंडीशन होती है, तब हमें इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हमको इसके सिम्टम्स साफ साफ नज़र आने लगते हैं। Often the symptoms appear before the child enters the school, वही 3-4 साल में, और during the early stage of schooling, 5-6 साल में। These disorders result in hampering personal, social, academic and occupational functioning। वो ना ही लोगों में, समाज में अच्छे से बात कर पाता है, अकेडमिक उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, पर्सनल लाइफ पे इश्यूज तो होते ही हैं। These get characterized as deficiencies or excesses in a particular behavior और delay in achieving a particular age appropriate behavior। एक 4 साल का बच्चा जो काम करने लगता है वो हो गया है 8 साल का, लेकिन अभी तक वो बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। ऐसी चीज़ें किसमें हो जाती है, न्यूरो डेवलपमेंटल। नाम से समझो आप, न्यूरो डेवलपमेंटल, जब वो डेवलप करने वाली स्टेज है उसमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट हो गया है। वी विल नाउ डिस्कस सेवरल डिसऑर्डर्स, जैसे कि ADHD। ADHD का नाम तो सुना ही होगा ना। ADHD कॉमन है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, के ड्रामा देखते हो तो एक आया था ना शो, उसमें उस लड़की को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। These disorders, if not attended, can lead to more serious and chronic disorders and as the child moves into adulthood। अगर हमने इसमें देख लिया कि बच्चे को ऐसा ऐसे इश्यूज है तब तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उनको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ADHD की। तो ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके 2 मेन फीचर्स है, एक है इन अटेंशन और एक है हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी। चिल्ड्रन हु आर इनअटेंटिव फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले। अब क्या होता है ना, हम बच्चे को जब भी जो भी चीज़ें सिखाते हैं तो उसको उसको बच्चे को अटेंशन देनी पड़ती है उसमें। पर जिनको ADHD होगा वो अटेंशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं दे पाएंगे। अगर आप उनको A to Z सिखा रहे हो तो वो शांति से बैठ नहीं पाएंगे, वो अटेंशन उस पर फोकस हो ही नहीं पाएगा उनका। ठीक है,
They have a hard time keeping their minds on any one thing or in the following instructions. Common complaints are that the child does not listen. सुनता नहीं है ना मेरा बच्चा, बहुत माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ उनकी नहीं है, किसी की नहीं सुन रहा है। कैन नॉट कंसंट्रेट या फोकस ही नहीं कर रहा, इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। हो सकता है भाई वो चाह रहा हो मन लगाना पर ना लगे। डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन, इज डिसऑर्गेनाइज्ड, अर्ली इजीली डिस्ट्रैक्टेड, फॉरगेटफुल, डज नॉट फिनिश असाइनमेंट्स, क्विक टू लूज इंटरेस्ट इन बोरिंग एक्टिविटीज। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं हमको हर दूसरे बच्चे में देखने मिल जाते हैं, लेकिन हर दूसरे बच्चे को ADHD नहीं होता है, इससे सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं, वो सब हमको देखने पड़ते हैं डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए। फिर चिल्ड्रन हु आर इम्पल्सिव seem unable to control their immediate reaction or to think before they act. सोचते नहीं है कुछ करने के पहले, अचानक से रोड में भागने लगेंगे। They find it difficult to wait or take turns, have difficulty resisting immediate temptations or delaying gratification. अगर बोलेंगे ना कि आप होमवर्क करके लाओगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, इनको तुरंत चाहिए, ये रुक नहीं सकते, इनके अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, थोड़ी नहीं एक्चुअली ज़्यादा कमी होती है। Minor mishaps such as knocking things over are common, whereas more serious accidents and injuries can also occur. Hyperactivity also takes many forms. Children with ADHD are in constant motion. हमेशा ये मोशन के स्टेट में रहते हैं, शांति से बैठ नहीं सकते हैं। Sitting still through a lesson is impossible for them. The child may fidget, squirm, climb, and run around the room aimlessly. Then parents and teachers describe them as driven by a motor. ऑलवेज ऑन दी गो एंड टॉक इन नेसेसिटी। शांत नहीं बैठ पाते हैं बिल्कुल भी, हमेशा एक्टिव रहते हैं ये बच्चे जिनको ADHD होता है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स थे। अब हम बात कर लेते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट्स होती हैं सोशल इंटरेक्शन में, और कम्युनिकेशन स्किल जो होती है थोड़ी सी पुअर, थोड़ी सी वीक होती है। एक स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ इनकी थोड़ी अलग होती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ना वो स्पेक्ट्रम है, तो हो सकता है बच्चा यहाँ आए ऑटिस्टिक लेवल पे या यहाँ आए, तो उसके बेसिस पे इसके सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर have marked difficulties social interaction and communication across different contexts. एक restricted range of interest होता है और एक strong desire होती है रूटीन के, लेकिन क्या आप बता दो इनको कि इनको क्या करना है तो ये कर लेंगे, पर अगर आप बताओगे नहीं, एक रूटीन नहीं दोगे तो थोड़ी सी इनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। About 70% of children with autism spectrum disorder have intellectual disability, ID होता है। तो ID और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होते हैं बहुत बार साथ में होते हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्सपीरियंस प्रोफाउंड डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू अदर पीपल। हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड से बात किया, आज मैंने ऐसे किया, अच्छा तूने ऐसे किया, मैंने तो कुछ और किया, तो ये चीज़ जो है इन बच्चों में थोड़ी सी नहीं हो पाती है। दे आर अनेबल टू इनिशिएट सोशल बिहेवियर एंड सीम अनरिस्पॉन्सिव टू अदर पीपल्स फीलिंग। ऐसा नहीं है कि एपैथी है इनमें, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। They are unable to share experience or emotions with others. They also show serious abnormalities in communication and language that persist over time. Many of them never develop speech, and those who do have repetitive and deviant speech pattern. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो बच्चे आते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलना ही नहीं सीखते समझ सही से, और जो लोग सीख लेते हैं वो कई बार रिपीटेटिव चीज़ें, मतलब बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं, या स्पीच पैटर्न जो उनका होता है काफ़ी डेविएंट सा होता है। Some children often show narrow patterns of interest and repetitive behavior, such as lining of objects या stereotype body movements such as rocking. These motor movements may be self-stimulatory, such as hand flapping या self injuries जैसे कि banging their head against the wall. इनको मना कर दो ना कभी किसी चीज़ के लिए तो अपना सर बार बार ठोकने लगते हैं दीवारों में। ऐसा सब नहीं करते पर कॉमन सिम्टम है, करने लगते हैं बच्चे। Due to the nature of these difficulties in terms of verbal and non-verbal communication, इनको लगता है लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं और ये लोगों की बात नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है, इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टेंड टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन स्टार्टिंग, मेंटेनिंग या इवन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारे के सारे किसके सिम्टम्स हो गए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। अब हम ID की बात कर लेते हैं। Intellectual disability refers to below average intellectual functioning with IQ of approximately 70 or below। जिसकी IQ 70 या उससे कम है
उसको हम आईडी कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें अडेप्टिव बिहेवियर में कुछ इम्पेयरमेंट भी होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन थोड़ा पुअर है, सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इंटरपर्सनल या सोशल स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हुई हैं, या क्लास में 9th क्लास में आ गए हैं पर 4th क्लास के बाहर आ ही नहीं पाए हैं, है ना। ये सारे इसके फीचर्स हो जाते हैं विच आर मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल के पहले हमको ये सब चीज़ें समझ आ गई, तभी हम उसको कहेंगे। अब स्पेसिफिक, now in case of specific learning disorder, the individual experiences difficulty in perceiving or processing information efficiently and accurately। मूवी देखी है ना तारे ज़मीन पर, उसमें जैसे दर्शील को होता है डिसलेक्सिया, तो वही चीज, वही जो है वो एक तरीके का लर्निंग डिसऑर्डर ही है। These get manifested during early school years and the individual encounter problem in basic skill in reading, writing और मैथमेटिक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, जिससे मैथ्स में दिक्कत होती है। The affected child tend to perform below average for his or her age. However, individuals may be able to reach acceptable performance level with the additional inputs। अगर आप प्रयास करो, अगर आप उनकी हेल्प करो, जैसे आमिर खान ने की थी दर्शील की, तो दर्शील ही नाम था ना उसका, जो भी नाम था उस बच्चे का, तो जब उसने हेल्प की थी तब उसने उसको ओवरकम कर लिया था उस डिसऑर्डर को। तो अगर उसको एक्स्ट्रा हेल्प देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तब वो लर्निंग डिसऑर्डर जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ओवरकम कर ले। Specific learning disorder is likely to impair functioning and performance in activity occupation depending on the related skill। यहाँ पे हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, आज बात करें कि कल बात करेंगे, देखते हैं कितना बचा हुआ है। इसके बाद हम पार्ट 4 में कर लेते हैं ना। आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने आज ओसीडी से स्टार्ट किया था, बहुत सारा हो गया, ठीक है। हमने ओसीडी से स्टार्ट किया था, ओसीडी कर लिया हमने, फिर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया हमारा, देन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कर लिया, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर, सुसाइड के बारे में देख लिया हमने, फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, एंड इवन वी हैव कंप्लीटेड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड आई रियली होप दैट ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। एंड ऑल्सो माई चैनल इज़ न्यू, so do subscribe to my channel, also do like the video and leave a comment